डिज़ाइन प्रिंसिपल का जो नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रिंसिपल आता है वो है मैपिंग। मैपिंग क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल्स एंड देयर इफेक्ट्स इन द वर्ल्ड। व्हाई इज दिस अ पुअर मैपिंग ऑफ कंट्रोल बटन्स। जब भी आपने अपने इंटरफेस में किसी भी बटन को रखना है तो उसको मैप करते हुए उसकी पोजीशन का ध्यान रखना होता है, यानी एक रिलेशनशिप बीच में डेवलप करना होता है जो कि ताकि आप अपने बटन्स को उसके अकॉर्डिंग मैप कर सकें। आप लोगों ने इस तरह के बटन अपने काफ़ी पुराने टेप रिकॉर्डर्स में देखे होंगे जो कि आप लोगों को नज़र आते होंगे। कोई भी अगर आपने गाना प्ले करना है, इवन आप लोगों को सॉफ्टफॉर्म में भी नज़र आ रहा होता है, ये जो आपका मल्टीमीडिया वगैरह होते हैं इन पे आप देख रहे होते हैं कि अगर किसी को फॉरवर्ड करना है, प्ले करना है, तो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होते हैं। वाई इज दिस अ बेटर इन मैपिंग। वो कह रहा है कि ये डिज़ाइन इससे मैपिंग में क्या आसानी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, जब भी हमने कोई भी प्ले करना होता है, आप पहले क्या करते हो, उसको यानी पीछे की तरफ जाना है, रिवाइंड करना है, आगे की तरफ जाना है, फॉरवर्ड करना है। ये दोनों हमें एक बात बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या मतलब है कि इसके ज़रिए आप फास्ट रिवाइंड तेज़ी के साथ रिवाइंड कर सकते हैं और इस बटन से आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप अच्छा है कि आप बैक से मोर बैक पे और फास्ट से मोस्ट फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हो। जबकि इस डिज़ाइन में अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आ रही, यानी बैक जाना है, इधर से वो आगे की तरफ जा रहा है यानी फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ से वो फास्ट रिवाइंड की तरफ जा रहा है। तो ये लॉजिक इनके दरमियान यानी इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो ठीक नहीं मैप किया गया। तो आपने जो रिलेशनशिप है बटन्स को मैप करते हुए उनका ध्यान रखना होता है। एक्टिविटी ऑन मैपिंग, यहाँ पे आपको एक बर्नर की एग्जांपल दी गई हुई है। बर्नर की एग्जांपल में वो क्या कह रहा है कि आपका एक ओवन है, उसके ऊपर 4 बर्नर दिए हुए हैं, यानी एक डिज़ाइनिंग की हुई है एक तरह की। हम तो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें मैपिंग की बात करें और ये उसके बटन लगे हुए हैं ABCD, क्या ये सही मैप है? क्या इस C बटन से हमें क्या अंदाज़ा हो रहा है कि ये C का जो यानी कह लो चूल्हा ऑन करने का बटन है, उसकी नोब है, ये किस स्टोव के लिए होगी, किस वाले चूल्हे के लिए होगी, हमें नहीं आइडिया हो रहा। क्यों? यहाँ पे 4 हैं, 4 ही उनके आगे से दिए हुए हैं ऑप्शंस, लेकिन किसी भी ऑप्शन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि चूल्हा बर्नर कौन सा जलेगा। तो ये क्या एक पुअर मैपिंग है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा, अगर आपने बर्नर ऑन करना है तो उसके लिए आपको कौन सा बटन दबाना है। इसी तरह ये उसकी बर्नर की बेटर एग्जांपल है। कैसे? अब ये 4 बर्नर हैं, अब उनकी डिज़ाइनिंग भी डिफरेंट है और मैपिंग भी डिफरेंट है, यानी 2 बर्नर्स आगे की तरफ हैं और एक बड़ा पीछे, एक छोटा पीछे। इसी तरह बटन्स को डिज़ाइन किया गया, मैप किया गया कि 2 बटन्स हमने चूल्हों को जलाने वाले यानी बर्नर्स ऑन करने के लिए आगे रखे हुए हैं और 2 हमने पीछे रखे हुए हैं, जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये वाला बटन इस बर्नर के लिए होगा, ये इसके लिए होगा। तो ये चीज़ है कि डिज़ाइन करते हुए आपने किस तरह आपने बटन्स की मैपिंग करनी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब इस डिज़ाइन से हमें पता चल रहा है हमें चारों बटन्स को प्रेस करके या जला के नहीं देखना चूल्हा पड़ेगा कि ये कौन सा किसके लिए है, बल्कि हम आसानी से ये चीज़ परसीव कर रहे हैं कि ये इसके लिए है, ये प्रेस करेंगे, बटन दबाएंगे तो इससे ये वाला बर्नर ऑन होगा। तो आपने अपने डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करनी होती है। यही हम SCI में शुरू से देख रहे हैं। अच्छा जी, ये आपके पास टेप की एग्जांपल है कि किस तरह उसमें बटन्स की हर चीज़ की मैपिंग की जाती है। इसके बाद डिज़ाइन प्रिंसिपल का हमारे पास जो लास्ट प्रिंसिपल है वो कंसिस्टेंसी है। वो कहता है डिज़ाइन इंटरफेसेस टू हैव सिमिलर ऑपरेशन एंड यूज सिमिलर एलिमेंट फॉर सिमिलर टास्क। कंसिस्टेंसी बेसिकली कि जो काम आपने एक जगह किया वो फिर हर जगह वैसे ही हो, दोबारा आपको कोई नई रूल ना करना पड़े, बल्कि एक ही चीज़ हर बार वही रहे जब भी आप वो टास्क परफॉर्म करें। आसान सी एग्जांपल इसकी ये है कि जब भी आपने कोई चीज़ कॉपी करनी होती है तो आप Ctrl+C करते हैं, जब भी कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कमांड्स क्या हैं, आपकी हर जगह यूनिवर्सल हैं, यानी जितने भी MS ऑफिस है उसमें आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस यूज़ कर रहे हैं, उन सब में ये सारे ऑपरेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट है, सेम है। किसी भी जगह जाके आप यही ऑपरेशन करेंगे तो उससे आपकी फ़ाइल सेव ही होगी। ये नहीं होगा कि आप अगर Ctrl+Copy किसी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको Ctrl+P की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। Ctrl+P हमेशा प्रिंट के लिए यूज़ होगी। तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी है। क्यों? क्योंकि आपके माइक्रोसॉफ्ट सूट में उन्होंने उसे कंसिस्टेंट रखा। ये नहीं कि एक जगह पे एक के लिए आप
जो कॉपी कर रहे हैं वो कंट्रोल सी से कर रहे हैं और दूसरी में आप कंट्रोल एस से कर रहे हैं, बल्कि अपनी ऐप्स को, अपनी एप्लीकेशंस को, अपने इंटरफेसेस को आपको कंसिस्टेंट रखना होता है ताकि यूज़र को बर्डन ना पड़े। देखो जितनी ज़्यादा कमांड्स होंगी अगर आप डिफरेंट हर टास्क के लिए रखोगे तो उतना ही ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर एक ही चीज़ होगी तो वो आपको मेमोराइज करना आसान होगा। मेन बेनिफिट इज़ कंसिस्टेंट इंटरफेसेस आर ईजियर टू लर्न एंड यूज़। तो आप क्या करते हो, अपने इंटरफेसेस को कंसिस्टेंट रखते हैं ताकि आपको उसको याद रखना आसान रहे। When consistency breaks down, what happens if there is more than one command starting with the same letter? अच्छा जी, यही बात कि अगर आप हर चीज़ के लिए डिफरेंट करेंगे या अगर एक ही तरह का यूज़ करेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। हैव टू फाइंड अदर इनिशियल्स और कम्बिनेशन ऑफ कीज देयर बाय ब्रेकिंग द कंसिस्टेंसी रूल। तो आप क्या करते हो, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट, यानी अगर देखो सेव करना है तो कंट्रोल एस हो गया, यानी कि कंट्रोल स्पेलिंग के लिए भी आप कंट्रोल एस ही करोगे, बल्कि डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करोगे ताकि आपका रूल ब्रेक ना हो। इसी तरह वो कह रहा है कि इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप यूज़ करके डिफरेंट कमांड्स बना सकते हैं। इंक्रीजेस लर्निंग बर्डन ऑन यूज़र्स मेकिंग दैम मोर प्रोन टू एरर्स। तो वो कहता है कि जितना ज़्यादा अगर आप हर चीज़ के लिए, हर ऐप में, हर जगह पे कंसिस्टेंट नहीं होगी आपकी कीज़ या ऐप इंटरफेस, तो उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उतना ही ज़्यादा आपके यूज़र के लिए बर्डन होगा कि वो उन चीज़ों को याद रखे और गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह आगे हमारे पास कंसिस्टेंसी दो तरह की आ जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी आपके जो इंटरनल फीचर्स हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। एक्सटर्नली यानी आउटलुक उसकी एक्सटर्नल, उसमें भी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कहता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रेफर टू द डिजाइनिंग ऑपरेशन टू बिहेव द सेम विद इन एन एप्लीकेशन। जैसे कि हमने देखा है कमांड्स वगैरह को या कोई भी इस तरह के ऑपरेशन है डिफिकल्ट टू अचीव विद कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी रेफर टू द डिजाइनिंग ऑपरेशन इंटरफेसेस टू बी द सेम अक्रॉस एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस। तो एक्सटर्नल में यानी अगर आप जैसे एटीएम की हम एग्जांपल बहुत यूज़ करते हैं कि एक इंटरफेस है तो हर जगह सेम रहना चाहिए एक्सटर्नली। ये नहीं कि आप एक बैंक के एटीएम मशीन पे जाते हैं तो उसका इंटरफेस और तरह से है, उसमें फंक्शंस और तरह से आ रहे हैं ऑपरेशंस, दूसरे में जाते हैं तो किसी और तरह से हैं। बल्कि क्या होना चाहिए, एक्सटर्नली आपके ऑपरेशन सेम होने चाहिए, यानी डिवाइसेस के जो इंटरफेसेस हैं वो सेम रहें। अच्छा जी, लेकिन थोड़े से चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि हर डिज़ाइन का, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे एग्जांपल में देखा था लॉजिकल में, कि आपके थोड़े से डिज़ाइन का फ़र्क आ सकता है क्योंकि हर एक का सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। यही कीपैड नंबर्स लेआउट, वो कहता है कि एक्सटर्नल में अगर देखें तो आप लोगों की वही डोर की आ गई कि ये जो टर्निंग लॉक्स होते हैं वो आपकी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगी अगर सेम होगी, यानी अगर आप लेफ़्ट से खोल रहे हैं तो फिर सबका डिज़ाइन लेफ़्ट से ही खुलने वाला होना चाहिए, यानी कि दूसरे लॉक में वो राइट से खुल रहा हो, तो ये इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी। तो आपका जो डिज़ाइन पैटर्न होना चाहिए वो सेम होना चाहिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का, ताकि आप कंसिस्टेंट रहें, आपको याद रह जाए कि ये चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी थी। इसी तरह आप लोगों की देखो जितने भी डायल पैड्स हैं फ़ोन नंबर्स में, कैलकुलेटर्स में, वो आपको इसी तरह के नंबर्स नज़र आते हैं। ये आपका डिज़ाइन सेम होता है, यानी आप एक्सटर्नली भी चीज़ों को सेम रखें और इंटरनली भी अपने फंक्शंस को, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए उन चीज़ों को याद रखने में। इस तरह एक और हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता है फीडबैक का। फीडबैक यानी अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको फीडबैक तो मिलना चाहिए। जैसे आप जैसे ही अपने मोबाइल में क्रेडिट कराते हैं तो आपके पास एक फीडबैक आता है मैसेज की सूरत में कि इतने बैलेंस आपका आ गया है, तो ये क्या आपका फीडबैक है। इसी तरह आप कोई ईमेल सेंड करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि योर ईमेल हैज़ बीन सेंड, ठीक है। तो ये भी क्या एक तरह का फीडबैक है। इसी तरह जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करें तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं, कि जब तक कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। तो बेसिकली क्या होता है, फीडबैक होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये काम हो गया या नहीं हुआ। सेंडिंग इन्फॉर्मेशन बैक टू यूज़र अबाउट व्हाट हैज़ बीन डन, यही फीडबैक है कि आप अगर यूज़र ने कोई काम कर लिया है तो उसे पता होना चाहिए। जैसे एटीएम पे आप पैसे निकालते हैं तो वो फिर आपको आगे मैसेज देता है, या रिसीट निकालते हैं तो रिसीट बेसिकली क्या है, उसका फीडबैक है। इंक्लूड साउंड, हाईलाइटिंग, एनिमेशन, कम्बिनेशन ऑफ दिस। वो कहता है कि फीडबैक डिफरेंट तरह का हो सकता है, एनिमेटेड फॉर्म में भी हो सकता है कोई मैसेज हो, मैसेज की फॉर्म में हो सकता है हाईलाइटेड एरिया हो, कोई पॉपअप हो सकता है साउंड की सूरत में हो कि साउंड चल रहा है। अच्छा जी, या बीप वगैरह हो रही है। व्हेन स्क्रीन बटन्स, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, आप कोई टाइमर लगाते हो, इतने बाद जैसे ही गर्म होता है तो वो आपको फीडबैक देता है, यानी उस ख़त्म हो जाने के बाद पे बीप देता है। When screen button clicked on provide sounds or red highlight feedback, अच्छा जी,
तो आप उसे हाईलाइट, यानी अगर कोई हाईलाइट भी कर सकते हैं अगर फीडबैक में कि ये चीज़ आगे की तरफ जा रही है। तो फीडबैक बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है जो कि आप यूज़र को देते हो। जी, ये थे डिज़ाइन प्रिंसिपल जो कि हमने आज ख़त्म किए। इसी तरह हमारे पास वो कहता है यूजिंग 7 स्टेजेस ऑफ एक्शन एज चेकलिस्ट टू ब्रिज गर्ल फॉर एग्जीक्यूशन एंड एवेल्यूएशन। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, गोल्स के डिटरमिन फंक्शन ऑफ डिवाइस, कि कोई भी डिवाइस है उसका मेन फंक्शन क्या है ये हमें डिटरमिन करना होता है। जैसे एक ATM मशीन है, हमें पता है कि इससे हम पैसे निकाल सकते हैं। इंट्रैक्शन टू एक्ट, टेल व्हाट एक्शंस आर पॉसिबल। किसी भी डिवाइस को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये अज्यूम करते हैं कि हम इसमें पॉसिबल कितने एक्शंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। एवेल्यूएशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन, टेल इफ सिस्टम इज़ इन डिज़ायर्ड स्टेट, कि क्या सिस्टम सही चल रहा है, क्या वो एवेल्यूएट यानी हम जो कर रहे हैं काम वो सही है, एवेल्यूएशन सही दे रहा है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन, डिटर्मिंग मैपिंग फ्रॉम इंटेंशन टू फिजिकल मूवमेंट। इसी तरह पे इंटरप्रेटिंग द परसेप्शन, एग्जीक्यूशन, और उसके बाद परसीविंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, कि क्या आपका सिस्टम आपको बता रहा है कि वो किस स्टेट में है। तो ये सारे क्या हैं, चेकलिस्ट हैं जिनके ज़रिए इन तमाम स्टेप्स को देखते हुए हम कोई भी काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ATM मशीन या कोई भी आप कह लें वेंडिंग मशीन है, उसमें ये सारी चीज़ें, ये चेकलिस्ट आप उसकी एवेल्यूएशन के, एग्जीक्यूशन के, कि कोई भी काम अगर आपने किया है तो क्या वो जिस तरह आप चाह रहे थे उसी तरह हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि हमने कर्व्स ऑफ एग्जीक्यूशन और एवेल्यूएशन में देखा था कि क्या जो एक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन एक्शन के वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर एक ATM मशीन का गोल था कि हमने इससे पैसे निकालने हैं, तो क्या वो मशीन ये गोल अचीव करवा रही है हमें या नहीं आ रही, कि वाकई हम उससे पैसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या मनी को विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, एक चेकलिस्टिंग, जो कि आप जब भी किसी सिस्टम या एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं।